गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग बीएसटी पढ़ने जा रहे हैं। बीएसटी में चैप्टर 4 हम लोग पढ़ रहे थे, नियोजन, प्लानिंग। नियोजन के बारे में मैंने आपको बता दिया, नियोजन के लाभ और महत्व को भी बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे नियोजन की सीमाएं और कठिनाइयाँ। हर चीज़, जो भी चीज़ होती है, जैसे प्रबंध थी तो प्रबंध में भी कुछ सीमाएं थी, कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती थी, जिसके वजह से बहुत लोग प्रबंध को भी पसंद नहीं करते थे। उसी प्रकार हम देखेंगे कि इसमें भी बहुत से ऐसे मत हैं जिसमें कहा जाता है कि नियोजन की कोई ज़रूरत नहीं है और जहाँ पे नियोजन कार्य नहीं करता। तो आज हम देखते हैं नियोजन की सीमाएं और उसकी कठिनाइयाँ क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग का इसका महत्व था, वही इसकी कमियां भी हो जाएगी। तो सबसे पहला इसकी कमी हो जाएगी भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता। सबसे पहली कमी हो जाएगी भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता। सबसे पहला हो गया भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि नियोजन का जो महत्व है उसमें भी सबसे पहला पॉइंट यही आता है, भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता। तो देखिए, मैं दोनों को समझा देती हूँ। उस वक्त जब हम लोग लिखे थे भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता, तो उससे हमारा मतलब ये था कि भावी परिस्थितियों का पहले से अनुमान लगा लेना और उसके बाद उसके लिए कुछ फंड इकट्ठा कर लेना या फिर उस परिस्थिति से लड़ने के लिए कुछ तैयारी कर लेना, ठीक है। लेकिन नियोजन की सीमाएं और कठिनाइयों का बात जहाँ पे आता है, वहाँ पे हम देखते हैं कि भावी परिस्थिति अनिश्चित एवं परिवर्तनशील होती है। इसके कारण जब कभी कोई प्रबंध किसी व्यावसायिक नियोजन के संबंध में पूर्वानुमान लगाता है तो उसे विभिन्न मान्यताओं का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। और इन विभिन्न मान्यताओं के संदर्भ में विभिन्न निष्कर्ष निकलते हैं। यह कहना अत्यंत कठिन होता है कि कौन सी मान्यता सत्य होगी और कौन सी असत्य। अतः इन पर आधारभूत पूर्वानुमान के संबंध में यह बात लागू होती है कि अर्थात इसकी सत्यता सदैव संदिग्ध ही रहती है, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है आपको कि भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता हमेशा संदिग्ध ही रहती है। हम चाहे जितना भी पता लगा लें, हम चाहे जितना भी इस बात का पता लगा लें कि कब ऐसा होगा या कब कोई परिस्थिति इस तरह से ढल जाएगी कि हमें इसमें नुकसान होगा, या फिर हम कभी कभी ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बाढ़ कब आएगी, या तो फिर कभी भूकंप का कुछ अनुमान लगा लिया जाए। तो ये सब जो परिस्थितियाँ रहती हैं ये सिर्फ अनुमानित होती है। ऐसा होना या ना होना ये तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। इसलिए कभी कभी ये परिस्थितियों का मानना, मतलब कि अनुमान लगा लेना, एकदम गलत साबित होता है। तो इसलिए भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता, इसकी सीमाएं और इसकी कठिनाइयां हैं, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा हम समझ लेते हैं समय एवं धन का समय, ठीक है, एवं धन का अपव्यय। समय एवं धन का अपव्यय। बहुत सारे वैज्ञानिकों का कहना है कि नियोजन के द्वारा धन की, बहुत सारे वैज्ञानिकों का कहना है कि नियोजन के द्वारा धन की बर्बादी होती है। समय और धन दोनों को बर्बाद किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि भविष्य में क्या होने वाला है इसका कोई निश्चित रूप है नहीं। और अगर हम कभी ऐसा अनुमान भी लगा लेते हैं कि इसके बाद ये प्रॉब्लम होगा और हम उसको इस तरह से समस्याओं का हल करेंगे, तो वो ज़रूरी नहीं कि सही हो। इसलिए कहा जाता है कि नियोजन करने से समय और धन दोनों का अपव्यय होता है। मतलब दोनों को समय एवं धन दोनों की हानि हो जाती है, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं सर्वोत्तम विकल्प के चुनाव में कठिनाई। सर्वोत्तम विकल्प के चुनाव में
सर्वोत्तम उपाय, इसलिए कि जब भी हम नियोजन करते हैं और प्रबंध करते हैं तो हम उसमें सबसे पहले सबसे सर्वोत्तम का चुनाव करते हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा कार्य होगा जिसको हम कौन से ऐसे उपलब्ध सामान हैं हमारे पास जिनका उपयोग करके हम सर्वोत्तम काम कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि आज जो कार्य हमें सर्वोत्तम प्रतीत होता है ये आवश्यक नहीं कि कल भी सर्वोत्तम हो। ठीक है, आज हम जिस चीज़ का अनुमान लगा रहे हैं कि ये बहुत अच्छा काम है और बहुत अच्छा सामान है, इसको हम अपने बिजनेस में यूज़ करेंगे, तो ये ज़रूरी नहीं कि कल भी ऐसा हो, क्योंकि बदली हुई परिस्थितियों के कारण ये सर्वोत्तम जो हमें आज प्रतीत हो रहा वो कल नहीं होगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि इसमें कहा जाता है कि सर्वोत्तम विकल्प के चुनाव में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, फोर्थ हम देखते हैं हमें पहले ही विश्वास युक्त तत्वों का उपलब्ध होना। विश्वास युक्त तत्वों और सूचनाओं का उपयुक्त होना। नियोजन की सफलता तथ्यों एवं सूचनाओं पर निर्भर करती है। यदि विश्वास युक्त एवं सूचनाएं उपलब्ध न हो तो नियोजन का महत्व ही नहीं होता। ऐसे तथ्यों एवं सूचनाओं का उपलब्ध होना एक कठिन कार्य है। ठीक है, बोला जा रहा है अगर विश्वास युक्त तत्वों का उपलब्ध नहीं होना हो गया, मतलब हमें विश्वास युक्त तत्व नहीं मिले तो हमारा नियोजन कार्य नहीं करेगा, मतलब नियोजन को रखना ही बेकार कार्य हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत से वैज्ञानिकों का कहना है, बहुत से विद्वानों का कहना है कि विश्वास युक्त तत्वों का उपलब्ध होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नियोजन में इन सारे तत्वों को इकट्ठा करके फिर उनसे कार्य लेना बहुत मुश्किल कार्य है और इसीलिए यह समय की बर्बादी है और इसमें नियोजन की आवश्यकता नहीं है। 5वां नंबर देखते हैं हम। पर्याप्त लोच का अभाव। अरुचिकर कार्य। 7वां हो जाएगा मनोवैज्ञानिक बाधाएं। चलिए अब हम एक एक करके सबको देख लेते हैं। सबसे पहले है पर्याप्त लोच का अभाव। नियोजन के कार्य में एक और कठिनाई पर्याप्त लोच का अभाव होता है। इसके अभाव में प्रबंधक उत्साहहीन हो जाते हैं और वे व्यावसायिक उपक्रमों के कार्यों में पूर्ण दिलचस्पी नहीं ले सकते। ठीक है, नियोजन जितना अधिक विस्तृत होगा उसमें उतनी अधिक लोचहीनता हो जाएगी। मतलब नियोजन के द्वारा हम जितना बड़ा चीज़ सोच लेंगे, पहले ही हम ये अनुमान लगा लेंगे कि ये कार्य को कैसे करना है, ये कार्य कितना लंबा चलेगा, ये कार्य में हमें किन किन चीज़ों को महत्व देना है, तो इस तरह से ये कार्य एक लेंदी हो जाता है, मतलब एक लंबा प्रोसेस चलता है, इसलिए ये कार्य बेलोचदार हो जाता है। उसके बाद फिर सेकंड हम देखते हैं 6 नंबर अरुचिकर कार्य। नियोजन बनाना एक अरुचिकर कार्य है, क्योंकि जो कार्य हम नहीं करते हैं उस कार्य का अनुमान लगाना। ठीक है, कोई भी कार्य जो अगर हम नहीं किए हों उस कार्य का पहले से अनुमान लगाना एक बहुत अरुचिकर कार्य हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जितनी चीज़ों का अनुमान लगाते हैं वो सारी चीज़ें कैंसिल हो जाती है, मतलब कोई भी अनुमान सही नहीं
नहीं लगता। इसलिए बोला जाता है कि जब अनुमान लगाया जाता है तो इसमें ज़्यादा रुचि पैदा नहीं होती। और 7 में हम लोग देखते हैं मनोवैज्ञानिक बाधाएं। मनोवैज्ञानिक बाधाएं भी योजनाओं के निर्माण एवं उनके क्रियान्वयन में बाधाएं उत्पन्न करती है। इसमें से प्रमुख बाधा यह है कि अधिकांश व्यक्तियों की तरह अधिशासी भी भविष्य की तुलना में वर्तमान को अधिक महत्व देते हैं। इसका कारण यह है कि भविष्य की तुलना में वर्तमान न केवल अधिक निश्चित है अपितु वंचित भी है। मतलब ये है कि मनोवैज्ञानिक बाधाओं में देखा जाता है कि जब हम इस कार्य को करने के लिए शुरुआत करते हैं, नियोजन की शुरुआत करते हैं, तो हम देखते हैं जब हम नियोजन की शुरुआत करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे बिजनेस में जो काम अभी के हिसाब से चल रहा है, जो पर्यावरण अभी वर्तमान समय में जो चल रहा है, वैज्ञानिक लोग उसी हिसाब से सोच के फ्यूचर का प्लानिंग बनाते हैं, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में उसी तरह की मनोवैज्ञानिकता नहीं चलती। फ्यूचर में कभी कभी क्या होता है, सारा चीज़, सारी नियोजन, सारी नीति बनाई हुई ख़त्म हो जाती है और वो फेल हो जाती है, योजना फेल हो जाती है, ठीक है। इस तरह से हमने देख लिया कि नियोजन की क्या सीमाएं हैं और उनकी क्या क्या कठिनाइयां हैं। आगे हम देखते हैं प्रभावी नियोजन का आधार। अच्छी योजना की विशेषता तथा प्रभावी एवं श्रेष्ठ नियोजन के लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। अभी तुरंत हमने पढ़ा नियोजन की सीमाएं क्या क्या है, उनकी कठिनाइयां क्या क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक अच्छी नियोजन, जो नियोजन इन सब बाधाओं से, परेशानियों से हट कर रहे, वैसी नियोजन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो वैसे नियोजन हम निम्नलिखित तरीकों से बना सकते हैं। हमें इसमें सरलता अधिक होनी चाहिए, मितवादिता होनी चाहिए, वो नियोजन जो है वो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, लोचदार होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, भविष्यता के दृष्टिकोण से अनुकूल होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने नियोजन की सीमाएं देखी, वैसे ही हमने आपको बता दिया कि एक अच्छी नियोजन में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए। आप लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। पहला है सरलता, मितवादिता, उद्देश्यपूर्ण, लोचदार, संतुलित, अस्थायित्व, भागिता, भविष्यता और हर लक्षण सही ढंग से होने चाहिए। जैसे हम देख लेते हैं अन्य लक्षण में क्या है। अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नियोजन में समन्वय होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अनुकूलता का होना बहुत आवश्यक है। लाभों का दृष्टिगोचर होना चाहिए, मतलब कितना लाभ होगा इसका अनुमान लगा सकना चाहिए। फिर है उत्तरदायित्व का निर्धारण होना चाहिए। आर्थिक एवं सामाजिक प्रभावों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। नियोजन के पहले विश्वसनीय एवं पर्याप्त सूचनाओं एवं समकों को सही समय पर उपलब्ध करा लेना चाहिए एवं तर्कित दृष्टि से सुदृढ़ होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं नियोजन की क्या सीमाएं हैं और फिर एक अच्छे नियोजन को बनाने में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके आगे अभी नियोजन के बारे में, नियोजन की प्रक्रिया और उसकी तकनीक कैसी होती है, फिर नियोजन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये हम आपको अगले क्लास में पढ़ पाएंगे, ठीक है। थैंक यू।